Yes, now we are starting with SA 530 audit sampling chapter हम लोग शुरू करते हैं. And I would advise that when you are doing SA 530 तो आप मेरे SA 530 के नोट्स को, क्लास मार्किंग्स को, ये सबको सामने रखिए. मैं पहले 1-2 मिनट में पूरा SA 530 2 मिनट में कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट देर आर 2 यूजेस ऑफ दिस सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं. दैट इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग विच इज साइंटिफिक एंड अनदर इज द नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. नाउ जब हम सैंपल की बात करते हैं, सबसे पहले जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैश सेल्स में बोल रहा हूँ अंडर स्टेटेड है, देन द पॉपुलेशन शुड बी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स. अगर मैं बोलूँ पेमेंट ओवर स्टेटेड है, देन द पॉपुलेशन शुड बी द एक्सपेंसेस. ओके, तो इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन जिससे हम सिलेक्ट कर रहे हैं सैंपल वो अप्रोप्रिएट हो, वो कंप्लीट हो, वो रिलायबल हो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए. और सैम्पलिंग किस पर परफॉर्म होता है? अगर हम कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर्स करते हैं, वहाँ भी सैंपल हम यूज़ करते हैं. जब हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स करते हैं, वहाँ भी हम सैंपल यूज़ करते हैं. ओके, एडवांटेजेस स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बहुत सारे हैं. और ये याद रखना कि एक बहुत फेमस एमसीक्यू भी आता है, सैंपल साइज डू नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द सैंपल इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन साइज. लोगों को लगता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ गया है तो हमारा सैंपल साइज भी बढ़ेगा, बल्कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हम टेक्निक यूज़ करके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग पढ़े थे कि सैंपल डिज़ाइन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है किस पर्पस के लिए हम सैंपल का सिलेक्ट कर रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन भी हमें देखना पड़ता है. इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस एंड लार्ज, तब फर्स्ट वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ होमोजीनियस यूनिट्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट एंड द स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए हम सैंपल कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो सैंपल डिज़ाइनिंग इन 2 फैक्टर्स पर बेसिकली डिपेंड करता है. उसके बाद हम देखे थे यहाँ पर कि वी वांट टू डू हियर वन कॉन्सेप्ट कॉल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज. अगर हम सैंपल साइज को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर यूज़ करते हैं तो कौन से फैक्टर्स पर हमारा सैंपल साइज डिपेंड करेगा, और अगर हम सैंपल साइज टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे अप्लाई करते हैं तो किन फैक्टर्स पे हमारा सैंपल साइज बेस करता है, डिपेंड करता है. सैंपल सिलेक्शन मेथड्स बहुत सारे थे यहाँ पर, ये हमारा ऑलरेडी हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग कि तुमने भी ये सारे मेथड्स कर रखे हैं. उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट था दैट सैम्पलिंग रिस्क इज नॉट ऑडिट रिस्क. ऑफ कोर्स वी नो दिस. And apart from this, there is something called risk of incorrect rejection, incorrect acceptance, under reliance, over reliance. All these things have been done in detail. उसके अलावा यहाँ पर एक word use होता था that was performing audit procedures. जब हम perform करते हैं audit procedures अपने selected sample पर, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, what is important, द डिविएशंस अगर कोई नज़र आता है देन व्हाट शुड बी डन. ये इसका एक अलग स्मॉल वीडियो किया हुआ है. प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट्स एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल एंड देन फॉर्मिंग एन ओवरऑल ओपिनियन. तो चलिए, ये सिर्फ टच किया मैंने टॉपिक्स जो हमारे सैंपल में कवर होते हैं, दैट किन फैक्टर्स पे सैंपल की डिज़ाइन डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे सैंपल का साइज. और सैंपल साइज के 2 क्वेश्चंस होते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे जब हम सैम्पलिंग करने वाले हैं तो डिज़ाइन क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा, अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स है तो किस पर डिपेंड करेगा सैंपल साइज, किन फैक्टर्स पर. नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन. KDR and Associates Chartered Accountants have been appointed auditors of a company having operations spread in these 3 states in India for the first time. The nature of business of company is such that there are about 50,000 monthly entries in its books of accounts with lot of records. The company has robust मतलब strong internal control system. ये words देखने लायक है, internal control अच्छा बोला जा रहा है. The auditors want reliable evidence. However, they are desirous of curtailing non-consequential routine checking. Hence, while formulating strategy and plan for conducting audit, they desire to rely upon good audit samples for both the test of controls and test of details.
तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि सैम्पलिंग दोनों पर होता है, तो हो सकता है कि एमसीक्यू ऐसे भी आ जाए, आर दे करेक्ट इन अप्लाइंग सैम्पलिंग ऑन बोथ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, या सिर्फ एक पर होगा, तो आपको बेस इसीलिए मैंने ट्रिगर कर दिया वापस. आई डिड नॉट एक्सप्लेन दोज टॉपिक्स जो शुरू के 4 मिनट में रैंडमली पढ़ रहा था, बट आई वाज शोइंग यू दैट व्हेन यू सॉल्व दिस एमसीक्यू यू शुड हैव सीन दोज सब टॉपिक्स, सो दैट अगर कोई इशू अगर सैम्पलिंग से वहां से आए आप समझ सकेंगे. Now consider the following statements for determining sample size for test of control. An increase in the tolerable rate of deviation, मतलब कि हाँ हमारी गलतियाँ और हो सकती है, leads to decrease in sample size, ठीक ही लग रहा है. An increase in the expected rate of deviation leads to increase in sample size, ठीक ही लग रहा है. An increase in the number of sampling units in the population leads to substantial increase in sample size. जरूरी नहीं है, बल्कि मैंने तो इनफैक्ट बोला था पॉपुलेशन साइज बढ़े तो सैंपल साइज बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है. तो अब आपको बोला जा रहा है कि मोस्ट लाइकली करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. 1 2 3 दो स्टेटमेंट्स, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या 1 और 3 सही है, 2 गलत है, आपको क्या लग रहा है? सोचिए 10 सेकेंड. मैं वापस दिखा देता हूं ऑप्शंस आपको. लुक हियर, ये सही लग रहा है, 1 भी सही लग रहा है, 2 भी सही लग रहा है, 3 भी सही लग रहा है क्या आपको? बहुत लोगों को लग रहा होगा, बट द आंसर इज पॉइंट बी. तो बी वाला सही है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इट्स अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटर्मिनिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, कौन सा सही लग रहा है? इंक्रीज इन द टॉलरेबल स्टेटमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन सैंपल साइज. नो, आई डोंट फील दैट. Increase in the auditor's desired level of assurance that tolerable misstatement is not exceeded by the actual misstatement. अगर ये बढ़ जाती है हमारा expectation, that leads to decrease in sample size. मुझे सही नहीं लग रहा है. And increase in the, मतलब तब तो मुझे increase करना पड़ेगा sample size की. मुझे बहुत assurance चाहिए कि कहीं मेरे actual misstatement cross ना कर जाए मेरे tolerable misstatement को, तो मुझे तो increase करना होगा sample size को. An increase in the amount of misstatement auditor expects to find in the population. Expected error जिसको आप बोल सकते हो leads to increase in sample size. ये सही लग रहा है. अगर expected error बहुत बढ़ रही है तो मेरे को increase करना होगा. तब आपको पूछा जा रहा है इनमें से करेक्ट कौन सा है. ध्यान से देख लीजिए. टॉलरेबल misstatement इंक्रीज होने से सैंपल साइज डिक्रीज होता है, तो ये तो फॉल्स है. स्टेटमेंट 2, हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस बढ़ रहा है तो मेरे को सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है. एक्सपेक्टेड एरर बढ़ रहा है तो सैंपल साइज मुझे इंक्रीज करना होगा, स्टेटमेंट 3 तो ट्रू है. तो 1 और 2 फॉल्स है, 3 ट्रू है, तो आइटम नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है. अंडरस्टूड? तो इनडायरेक्टली हमारा जो सैंपल साइज वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पर ट्रिगर हुआ है. Which of the following is not likely to be correct in evaluating the results of audit sampling in the case of test of details? ध्यान से पढ़ना शुरू करो. Which of the following is not true? चलिए, तो we were talking about this particular option कि अगर मैं evaluate कर रहा हूँ sample results, तो आपको evaluation of sample results का जो पैराग्राफ है ऐसे 530 में वो एक रीड कर लेना चाहिए. वीडियो चल रही है, पॉज करिए, पहले पढ़ लीजिए. पॉज करिए. तो आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप पॉज किए थे एक्चुअल वीडियो देखने के समय. तो बोलते हैं कि प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कंबाइंड विद एनॉमलस मिसस्टेटमेंट, यानी कि जो मिसस्टेटमेंट ऑडिटर ने कंक्लूड किया है कि ऐसी मिसस्टेटमेंट और नहीं अकर करेगी, वो श्योर है, ऑडिटर श्योर है कि ये वंस हुआ है और ये और नहीं हुआ होगा पॉपुलेशन में. तो प्रोजेक्टेड एंड एनॉमलस अगर ये एक्सीड कर रहा होता है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को, then the sample provides a reasonable basis for conclusion about the population. कहाँ लिखा हुआ है? Which of the following is not likely to be correct? तो ये false statement है. If the projected misstatement combined with the anomalous misstatement, if it exceeds, it should not exceed. Actually हमारा क्या line होना चाहिए था? The projected misstatement plus the anomalous misstatement, जो एक मिसस्टेटमेंट या 2 मिसस्टेटमेंट पाई गई और रिपीट नहीं होगी, ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है. इफ इट शुड नॉट एक्सीड द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट. लैंग्वेज प्रैक्टिस करना. द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कंबाइंड विद द एनामलस मिसस्टेटमेंट, इट
should not exceed the tolerable misstatement, then we say that the sample is providing a reasonable basis for conclusion about the population. And if it is exceeding the statement which is not likely to be true, तो यही बी वाला ही not likely to be true है. पढ़ के देखिए. ये लाइन सेम हमने यहां पर देखा था. लुक हियर, I'll just show it to you in your books और जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो. लैंग्वेज मिल रही है ऐसी कुछ? कब माना जाएगा कि ऑडिट सैम्पलिंग एक रीजनेबल बेसिस हमें देता है फॉर कंक्लूजन ऑफ द अबाउट द पॉपुलेशन? सो इफ द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, स्टार्ट रीडिंग. ये देखिए ऐसे 530 के अंदर सेम लाइन लिखी हुई जो क्वेश्चन बनकर आई है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर क्या देखा? लुक हियर, वेयर आर वी? यस. तो इसीलिए यही बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा और ये है भी बेस्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, कम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट इन रिलेशन टू ब्लॉक सैम्पलिंग. नाउ ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होता है, रिवाइज करा देता हूँ. ऑडिट सैम्पल्स ड्रॉन अपॉन यूजिंग दिस टेक्निक. ओके, नाउ लुक हियर एवरीवन. ब्लॉक सैम्पलिंग के बारे में हम लोग यहाँ भी कुछ पढ़े थे, चेक कर लेते हैं. ये तो मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग है. ब्लॉक सैम्पलिंग, block sampling is a population is applicable when population is divided into homogeneous blocks. और उस कोई भी अब ब्लॉक को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे. अब ब्लॉक के अंदर सैम्पलिंग नहीं हो रहा है, जो भी होमोजीनियस ब्लॉक हम सिलेक्ट करते हैं उसको फिर हम डिटेल में सैम्पलिंग करेंगे. बट पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ब्लॉक्स. तो आइए अब ये पढ़ के देखिए. इट इज नॉट यूज, नो, ये तो गलत बात है. क्वेश्चन है विच इज नॉट लाइकली टू बी करेक्ट. लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी करेक्ट. चेक करके देखो. देखिए क्वेश्चन है विच इज नॉट लाइकली टू बी करेक्ट. जैसे एक पॉइंट ये था, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटिगुअस आइटम्स विद इन द पॉपुलेशन. मतलब कि सब आइटम इस तरह अरेंज्ड है आपस में कि वो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में है, मतलब ऐसा डिविजन नहीं किया गया है. दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर. हाँ, ऐसा तो होता है, ब्लॉक्स ऐसे ही बनाते हैं हम. फिर बोलता है विच इज़ नॉट लाइकली टू बी करेक्ट. तो ए तो नहीं हो गया, ए इज़ करेक्ट. उसके बाद ब्लॉक सैम्पलिंग यूजुअली हम यूज़ नहीं करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग में ज़्यादा, ये भी बात सही है. इट हैज़ सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी, चलो ये भी सही है. विच इज़ नॉट लाइकली टू बी करेक्ट इन ब्लॉक सैम्पलिंग. It is generally an appropriate audit sampling selection technique which auditor wants to draw valid inferences about the entire population based on sample. Point number D, कि बस इसी ब्लॉक सैम्पलिंग से हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में वैलिड इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लें, इसलिए ही एक टेक्निक है सैम्पल सिलेक्शन का. ऐसा बात नहीं है. विच इज़ नॉट लाइकली टू बी करेक्ट इज आइटम नंबर डी, कि जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक सैम्पलिंग तो पॉपुलर उतना नहीं है. और ये अप्रोप्रिएट सैम्पल सिलेक्शन इसलिए किया जा रहा है कि हम वैलिड इन्फ्रेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैम्पल. दिस इज नॉट लाइकली टू बी करेक्ट. ये थोड़ा सा वियर्ड वे में फ्रेम किया गया क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू डू. क्वेश्चन नंबर 4, सब पार्ट 4. उसी तरह यहां पर आप देखोगे आप, विच इज द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस स्टेप्स इन ऑडिट सैम्पलिंग. जैसे पहला स्टेप देखो, पहले पढ़ते हैं. परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, सैम्पल डिजाइन, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड नेचर कॉज ऑफ डिविएशन, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ सैम्पलिंग. सबसे पहले डिजाइनिंग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ये मेरे को लग रहा है फर्स्ट. उसके बाद ना मैं परफॉर्म करूंगा ऑडिट प्रोसीड्यूर्स. उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद व्हाट वुड आई डू आफ्टर द परफॉर्मेंस. कहाँ गया? मैं देखूंगा कि कुछ डिविएशंस नज़र आ रहे हैं मुझे, नेचर एंड कॉज को पता लगाऊंगा. ओके, आफ्टर दैट व्हाट विल आई डू. मैं प्रोजेक्ट करूंगा कि कितने गलतियां और हो सकती हैं पॉपुलेशन में, और फिर प्रोजेक्शन के बाद इवैल्यूएट द रिजल्ट्स तो लास्ट में इवैल्यूएट होता है ना. एंड फाइनली इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. तो 1 2 3 4 5. तो अच्छा रिवीजन भी हो गया इससे.
एंड फाइनली पॉइंट नंबर सी, जहाँ पर स्टेप 3 को 1 माना गया है, यस, स्टेप 1 इज सेकेंड, सही लग रहा है, स्टेप 4, देन 2 एंड देन 5. Am I correct? Yes. So this is a good way of revising essay 530. तो essay 530 से बहुत सारे MCQs और आ सकते हैं. 530 and 520 are very good ones. जैसे आप देखोगे यहाँ पर और भी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे दे कैन आस्क क्वेश्चंस, दे कैन ऑल्सो आस्क मोर क्वेश्चंस एंड मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू सैम्पल साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज. इसको भी रिवाइज अच्छे से करना. नाउ नेक्स्ट डे कुछ होमवर्क लिख लीजिए. क्वेश्चन 13 होमवर्क है, वी विल नॉट डू इन द क्लास बिकॉज ये पूरा अकाउंट्स नेचर का है. शेड्यूल 3 एंड बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो वी विल नॉट डू, मतलब वी आर डूइंग इट बिकॉज लिख लो बेस्ड ऑन essay 200 ऑडिट रिस्क. क्वेश्चन 14 इज बेस्ड ऑन essay 200 एंड ऑडिट रिस्क के टॉपिक्स पर बेस्ड है. एंड दिखने में साइज बड़ा है क्वेश्चन का, बट इट्स ईजी. सो क्वेश्चन लिखो वहाँ पर, 14 इज बेस्ड ऑन ऑडिट रिस्क. यू मस्ट राइट इट, इट इज बेस्ड ऑन ऑडिट रिस्क. लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए. क्वेश्चन 15, 14 पे लिखिए बेस्ड ऑन ऑडिट रिस्क. क्वेश्चन 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 लिखो सिंपल बेस्ड ऑन असर्शंस. मैं लिख देता हूं बेस्ड ऑन असर्शंस था ना, कंप्लीटनेस, डिस्क्लोजर्स, मेजरमेंट, इस टाइप के असर्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा ऐसे 520 भी हो सकता है यहाँ पर यूज हो. तो लिख लो 14 किस पर बेस्ड था, ऑडिट रिस्क. 15 इज बेस्ड ऑन असर्शंस एंड ऐसे 520. तो जो अच्छे वाले वो सारे मैं करवा रहा हूँ. 16 लिखो इजी, based on section 139. question 16 is based on section 139, जो बहुत लॉ बेस्ड है और बहुत इजी भी है, पर ज़रूर करोगे. इट इज़ बेस्ड ऑन सेक्शन 139. क्वेश्चन 16 इज बेस्ड ऑन सेक्शन 139. डिड यू राइट इट एवरीवन? पक्का? क्वेश्चन 17 लिखो बेस्ड ऑन शेयर कैपिटल. लॉ का नॉलेज भी काम आता है यहाँ पर. क्वेश्चन 17 में लिख लीजिए बेस्ड ऑन शेयर कैपिटल. बेस्ड ऑन शेयर कैपिटल क्वेश्चन 17. क्वेश्चन 18 इज अगेन वेरी वेरी इजी, पर आप जरूर करोगे, उससे रिवाइज हो जाता है आपके प्रोविजंस. बेस्ड ऑन कंपनी ऑडिट. क्वेश्चन 18 लिखो बेस्ड ऑन कंपनी ऑडिट, जिसमें से ये जरूर लिखो 18.4 में लिखो मस्ट डू, IFC पर बेस्ड. अभी लिखो क्वेश्चन 18.4 based on IFC-FR must do, please write down. And even 18.5 must do. 18.4 must do, 18.5 is also must do. आप लिख रहे हो ना, बिकॉज इससे बहुत ईजी हो जाएगा जब आप करने जाओगे चीज़ों को. श्योर एवरीवन? क्वेश्चन 19 लिखो बेस्ड ऑन essay 230 एटसेट्रा, यानी कि सैम्पलिंग वर्किंग पेपर्स और ये सब पर बेस्ड है. क्वेश्चन 19 बेस्ड ऑन essay 230 एटसेट्रा. इट्स बेस्ड ऑन essay 230 एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 19 इज बेस्ड ऑन essay 230 एटसेट्रा. जरूर करोगे एक बार आप. क्वेश्चन 20 लिख लीजिए. क्वेश्चन 20 जरूर मस्ट डू. हो सकता है मैं इसको करवा भी दूं, पर एक बार लिख लो बेस्ड ऑन 501 505 डू, मस्ट डू लिखो. एंड 580 रिटन रिप्रेजेंटेशंस पर बेस्ड है. 501 505 एंड 580. क्वेश्चन 20 इज बेस्ड ऑन 501 505 580. एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन MCQs को करने से आपका वो आप जानबूझ के फिर उसको भी खोलेंगे, उस बुक को भी, मतलब MCQ सॉल्व पीछे के आंसर से नहीं होना चाहिए. यू शुड गो टू दोज एसेज, उसके मार्किंग्स, क्योंकि वही मार्किंग्स यहाँ क्वेश्चंस बन के रिफ्लेक्ट होते हैं. तो 501 505 एंड 580 पर बेस्ड है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. 21 अभी लिखो बेस्ड ऑन ऑटोमेशन ऑफ कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो ये चैप्टर करते ही आपको ये कर लेना चाहिए. बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये कंट्रोल्स पर बेस्ड है, बहुत IT बेस्ड चैप्टर एंड यू मस्ट डू दिस. 5 मार्क्स यहाँ से हमेशा आता है. क्वेश्चन 21 लिख लीजिए बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. इट्स अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन 21 जरूर से करना है.
क्वेश्चन 22 बेस्ड ऑन सेक्शन 141 कंपनी ऑडिट, इजी लिखो। 22 लिखो, सेक्शन 141 बेस्ड ऑन 141। 22 इज बेस्ड ऑन सेक्शन 141 और उसके पहले 21 जरूर लिखो, इंपॉर्टेंट ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। 23 इज बेस्ड ऑन SA 530 एंड स्ट्रैटिफिकेशन। और आपको क्या करना है, ये मेरी मार्क्ड PDF आप मेरे से ज़रूर मंगवाएंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। 23 में ये दो क्वेश्चंस लिखो, गुड वंस, गुड लिखो इन दो क्वेश्चन को अभी का भी। SA 530 पर बेस्ड है, इसका पॉइंट 4 and 5 दे आर गुड क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन इन योर CA मैट के बुक में भी। दे आर गुड क्वेश्चन, 23.4 and 23.5 दे आर गुड वंस। 24 company audit again, question 24 is based on company audit। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस पर, स्पेशली क्वेश्चन लिखो टू गुड। 4.4 में भी गुड लिखो, PDF जरूर मंगवा लेना, उसमें सब ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए। क्वेश्चन 25 लिखो बैंक ऑडिट, क्वेश्चन 25 इज बैंक ऑडिट। क्वेश्चन 25 बैंक ऑडिट पर बेस्ड है, ज़रूर से करोगे आप इसको और बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है। बैंक ऑडिट लिखा 25 में। 26 बेस्ड ऑन ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 26 इज बेस्ड ऑन ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ज़रूर से करना है आपको। इट्स बेस्ड ऑन ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। 27 लिखो सिंपल। अब आप पूछेंगे किस पर बेस्ड है, लिखना बेस्ड ऑन SA 700, 701, based on 700 and 701. It is based on SA 700 and 701. Question 28 पे जाके लिखो SQC1 SA 220 coming into picture. Question 28 में लिख लीजिए एक बार, SQC1 and SA 220 coming into picture. 27 लोग पूछ रहे थे मेरे को वापस से दिखाने के लिए। इट इज 701 और 70 पर बेस्ड है। 28 इज SQC1 and SA 220. I hope you are writing it. Question 29 लिखो गुड, ये जरूर करना चाहिए। SA 240 पर बेस्ड है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉड। SA 20 question 29 is based on SA 240, very good question। ऑब्जर्वेशंस PDF में लिखे हुए हैं, इनको ज़रूर देखोगे आप, ओके। उसी तरह और भी हैं, भी मैं कुछ आज आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। 30 इज बैंक ऑडिट अगेन, लिखो क्वेश्चन 30 इज बैंक ऑडिट, यू मस्ट डू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 30 इज बैंक ऑडिट। तो ये मैं धीरे धीरे पिक करूंगा, और अगर लिंक्स आपके पेन ड्राइव में हो बाद में मंगवा लीजिएगा। इफ आई रिकॉर्ड आई विल श्योरली सेंड इट टू यू। पर अब ये बहुत सेल्फ प्रैक्टिस टाइप के टॉपिक्स हैं। 31 इज अगेन बैंक ऑडिट, मस्ट डू। 31 इज ऑल्सो बैंक ऑडिट, रिमेंबर, जरूर से करना है। 32 इज SA 240 अगेन, क्वेश्चन 32 इज SA 240। 33 इज स्पेशल ऑडिट्स, LLP ये सब पिक्चर में आ रहा है। 32 इज SA 240 and 33 is special audits। 33 is special audits। तो हर चैप्टर को इंस्टीट्यूट वालों ने यहाँ कवर किया, तो यू मस्ट डू। SA 530 अगेन इन क्वेश्चन 34। तो व्हाट यू आर सीइंग कि 530 एक बहुत हॉट टॉपिक है MCQs के एंगल से, जगह जगह यहाँ पर क्वेश्चंस 530 पर बेस्ड हैं। 35 is easy, it's SA 230। I hope you are able to write it। एक एक वर्ड ही तो लिखना है, SA 230 पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 35। एंड इस तरह और भी टॉपिक्स इस PDF में लिखे हुए हैं, विच टॉपिक्स यू शुड फोकस अपॉन, या क्या आपको मिस नहीं करना चाहिए। 37 इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निक्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल। तो यार मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बता दिया, लिख लो, और बाकी PDF में मेंशन रहेंगे। बैंक ऑडिट और
ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट उस चैप्टर के जस्ट बाद ही आपको कर लेना चाहिए. थैंक यू सो मच. सो वी आर एंडिंग दिस क्लास. अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि और भी आप थोड़ा स्टेप्स ऑब्जर्व करवा दीजिए हमें, या लिख दीजिए कौन से क्या टॉपिक पर बेस्ड हैं. सम आर वेरी अकाउंटिंग टाइप ऑफ पॉइंट्स, तो उसमें कुछ लिखने का नहीं है. बहुत ही अकाउंट्स टाइप के नॉलेज आपको कई बार नज़र आते हैं. एंड लास्ट के पीछे के सारे क्वेश्चन बहुत अकाउंटिंग बेस वाले क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं. ऑल द क्वेश्चंस जो पीछे की तरफ हैं. क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन है लिख देना. इजी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग. सो व्हाट आई सॉ, SA 530 is very important. Audit in automated environment, bank audit. 530, 520, they are very very important integrated case scenarios. किसी भी कीमत पर मिस नहीं होना चाहिए. फिर जो मेरी बुक दी गई थी वो वाले MCQs भी आपको ज़रूर से करके जाना है. ठीक है. थैंक यू सो मच.